यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। ठीक है। नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं सवर्णों के 10% आरक्षण के बारे में, और हमारे साथ बातचीत करेंगे एक फेमस एडवोकेट रामकृष्ण जांगड़े जी। जांगड़े जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सबको। तो जांगड़े जी, हम आज जिस मुद्दे में बातचीत करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं भूमिका कि हमारे दर्शकों को इस बात से आगाह करना चाह रहा हूं कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीना पहले 2 दिन के अंतराल में सवर्ण आरक्षणों की चर्चा हुई और बिना सवर्णों के आरक्षण मांग के अधिसूचना लाया गया और एक दिन के अंदर ही उसमें राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए और 10% आरक्षण पास कर दिया गया। ना केवल पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी रिट याचिका लगाई गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी एक प्रकार से सवर्ण आरक्षण को दिखा दी। और साथ साथ ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार 12% सवर्ण भारत में है और 52% जो है ओबीसी है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण 27% मिल रहा है। सवर्णों का आरक्षण जिनकी संख्या 12% है, जो पहले ही जिनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, उन्हें 10% आरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक एडवोकेट होने के नाते आप इसके एक जो कानूनी पहलू है उस पर बात करें, फिर हम दूसरे और मुद्दों पर भी इस पर बातचीत करेंगे। जी बताइए। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर जो राष्ट्रव्यापी जो बातचीत हो रही है, जो बहस हुई है, चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए जिस ढंग से 2 दिन में सवर्ण आरक्षण 10% दिया गया, यदि हम लोग उसके पृष्ठभूमि में जाएंगे, पीछे इतिहास में जाएंगे, तो जो हमारा ओबीसी है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो 52% रिजर्वेशन के लिए बहुत लंबे समय से हमारे महापुरुष लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक 49.5% आरक्षण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संविधान ने एक लिमिटेशन बनाया हुआ था। संविधान ने नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे करके एक लिमिटेशन बना करके रखे थे। लेकिन जिसमें संविधान में सवर्णों के लिए कोई आरक्षण की कोई बात नहीं कही, ना उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चीज़ सब में आज भी स्ट्रांग है। सब में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज से हर चीज़ में वो आगे है। उनका आगे प्रतिनिधित्व है, उनकी प्रतिनिधित्व है देश के संख्या से कहीं ज़्यादा में, सत्ता में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, सब जगह उनकी भागीदारी जो है 70% से कम नहीं है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न सवर्णों के लिए नहीं बनाया था। लेकिन आप देखें कि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के संविधान के आर्टिकल 340 में प्रावधान किया कि इनके लिए भी सरकार आयोग बना करके इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सब चीज़ों की जानकारी लेकर के इनके लिए भी आरक्षण की हिस्सेदारी की इनकी व्यवस्था की जाए। उसको ध्यान में रख करके प्रथम जो कमीशन बना, जिसका नाम है काका कालेलकर आयोग, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल ने बनाया। और नेहरू जी के जो काका कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्टिंग किया 1931 के जनगणना के मुताबिक 52% इनको आइडेंटिफाई किया गया देश में, ओबीसी के लोगों को। वो चलते चलते जो है उसको काका कालेलकर आयोग जो है रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। उस पर कोई ध्यान दिए नहीं, न ही जो कांग्रेस के ओबीसी के जो लीडर थे उन लोगों ने कभी कोई कोशिश किया। लेकिन हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे एक बाद में। इसी बीच में
जो अम्बेडकरवादी मूवमेंट है वो आगे बढ़ने लगा, बड़े तेज होने लगा। और इसी बीच में जो उदय हुआ मान्यवर काशीराम साहब का, बामसेफ जो संगठन है जिसका नाम आज पूरे देश और दुनिया जानता है, जिसको काशीराम साहब ने बनाया। और इसी बीच में जब काका कालेलकर कमीशन ख़त्म हो गया, उसको लागू नहीं हुआ, तो फिर एक मंडल कमीशन बनाना पड़ा। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो भी एक तरह से रद्दी के टोकरी में पड़ा हुआ था। हम लोग बचपन से देखे हैं, और 17-18 साल की उम्र में एक शेड्यूल कास्ट होने के नाते मैं सतनामी जाति का हूँ, लेकिन मैंने दीवालों में लिखा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी के हमारे भाइयों को नहीं पता कि मंडल कमीशन क्या है, लेकिन मैं 18-19 साल की उम्र से मैं नारा लगाते रहा। मान्यवर काशीराम जी ने शुरुआत किया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो कमीशन बना, कमीशन ने 27% रिजर्वेशन की बात किया। वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन मान्यवर काशीराम साहब के दबाव में, जो 20 लाख लोगों की रैली हुई थी बोट क्लब में, उस दबाव के कारण वीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। दुर्भाग्य है हमारे पिछड़ी जाति के भाइयों का कि जिनको अधिकार दिया जा रहा है, जिनके लिए अधिकार की बात हो रही है, वही लोग उसका आरक्षण का जो है, उस समय आप देखे होंगे परिस्थितियों में कि उन्होंने उसका विरोध किए। कई लोग जो है आत्महत्याएं किए, जल गए। तो मेरे लिए दिया जा रहा है और मैं उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहा हूँ। यह हमारे ओबीसी के भाइयों का एक नेचर के जैसा है, और इसका कारण ये है, उसका कारण आप देखेंगे तो आरक्षण को सवर्णों ने एक तरह से घृणित शब्द के तौर पर जो है प्रचारित किया। और उसके कारण उन्होंने आरक्षण को जो है घृणा के शब्द से देखने लगे ओबीसी के लोग। और आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब सवर्णों का आरक्षण मिला तो कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कोई विरोध नहीं, बिना मांग के उनको दे दिया गया। वही घृणित चीज जो एससी एसटी के खिलाफ ओबीसी के दिलो दिमाग में आरक्षण को भरे कि आरक्षण जो है से कमजोर आदमी पैदा होता है, कमजोर डॉक्टर पैदा होता है, देश बर्बाद हो रहा है, पुल गिर जाता है, डॉक्टर बनते हैं तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में आप देखेंगे जितने कैंची और काटन कोई छोड़ा है तो सवर्ण डॉक्टरों ने छोड़ा है। जितने पुल गिरे हैं वो सवर्ण इंजीनियरों के गिरे हैं। एससी एसटी जो है दिल और दिमाग से देश के लिए जो है ये काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं जी। तो ओबीसी के भाई जो है आज आप देखें कि जिस आरक्षण को इन लोगों ने बदनाम किया सवर्णों ने, आज उनको आरक्षण मिला तो सब आज खुश हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे ओबीसी के भाई आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी जागरूकता की कमी है। और आपको जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी के लोगों ने ये 10% आरक्षण के खिलाफ में तो नहीं, लेकिन 52% आरक्षण मांगने के लिए उन्होंने 10 फरवरी को भारत बंद का आयोजन किया। सोशल मीडिया में जैसे 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ एससी एसटी ने किया, उसमें ओबीसी के लोगों ने साथ दिया, माइनॉरिटीज ने साथ दिया। तो ओबीसी के लोगों ने सोचा कि उनको 10% मिल गया सवर्णों को, जिनकी संख्या 12% है, तो हमको भी हमारे ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हमको मिलना चाहिए। ये सोच के सोशल मीडिया में वो एक इमेजिंग करके रखे थे कि 2 अप्रैल में जैसे सोशल मीडिया ने भारत बंद करा दिया तो वैसे ही हम सोशल मीडिया में जारी कर देंगे और भारत बंद हो जाएगा, स्वतःस्फूर्त ओबीसी के लोग निकल आएंगे। ये हमारे ओबीसी के नेताओं ने सोचा और सोशल मीडिया में इस मुद्दे को डाल दिया, 10 फरवरी भारत बंद। लेकिन कोई संस्था कोई संगठन लीड करने के लिए सामने नहीं आया। देश भर में हम लोगों ने देखा तो हमारे कुछ ओबीसी के जो लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों से बातचीत किए तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद में इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे। अपने समाज की जो जागरूकता उस पर जो है वो स्वयं भी निराश हैं
उन्होंने कहा कि जितना हो सके हो जाए, कम से कम सोशल मीडिया में तो हम लोग भारत बंद का जो है आह्वान कर सकते हैं। और वो भी एक सकारात्मक सोच ही है, सकारात्मक सोच ही है। हो ना हो एक अलग बात, प्रयास तो होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए था। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि ओबीसी वर्ग जो है बधाई का पात्र है। हाँ, बधाई के पात्र हैं। तो हमने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लिया और हमने कहा भारत बंद तो हम नहीं करा सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है, चूंकि हमने 2 अप्रैल को भारत बंद कराया था और हमारे आज जो संगठन है उसमें चारों समाज का बैनर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, चारों समाज के हम समस्याओं के लिए एक साथ जब संघर्ष कर रहे हैं, हमने रिस्पांसिबिलिटी लिया कि 10 फरवरी को जितना हो सके छत्तीसगढ़ हम बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक प्रश्न जो है वो उभर करके सामने आता है कि ओबीसी आरक्षण के बारे में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ओबीसी की संख्या 52% है, उसमें लिखा हुआ है और मंडल कमीशन है भी हमारे पास में। लेकिन उसमें ये भी बात का जिक्र किया जाता है कि चूंकि 12% 16% पहले से दिया जा चुका है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन है उसके अनुसार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसीलिए 27% दिया गया। लेकिन आप ये बताइए कि दरअसल जो सवर्णों को खास करके गरीबी को लेकर के जो बात हुई, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो था वो आरक्षण का एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, वो था प्रतिनिधित्व के सवाल पर। लेकिन सवर्ण आरक्षण को जस्ट इसके उलट गरीबी के सवाल पर आरक्षण देने का जो नियम बनाया गया, तो प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। वो ये बोलते हैं कि प्रतिनिधित्व जो है वो मुख्य है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर किसी भी समुदाय का जो वंचित समुदाय से ताल्लुक रखता है, वो योग्य ना भी हो तो उसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसके समाज का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तब कहीं जा करके एक समतामय समाज का निर्माण हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी रूप में उन आरक्षणों का पालन नहीं किया गया, क्योंकि सारे जो बड़े पद हैं उसमें सवर्ण बैठे हुए हैं और कई पद तो आरक्षित वर्ग का नहीं है बोल करके फिर से सवर्णों को भरा गया और बैकलॉग की इतनी भारी बड़ी संख्या है जिसे कि भरा ही नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में जब पहले से जो आरक्षण, जो संविधान सम्मत जो आरक्षण है उसका प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई और ऐसी स्थिति में सवर्णों को आरक्षण देना कहां तक न्याय संगत है, मुझे लगता है कि आप एक वकील होने के नाते इसको आप ठीक से डिफाइन कर पाएंगे हमारे दर्शकों के समक्ष कि एक तरफ 52% है और एक तरफ 12% और इसको 27 मिल रहा है और इसको 10% मिल रहा है। तो क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, अभी जो केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं जो सोशल मीडिया में सबके पास आज उपलब्ध है, शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, सब जगह सवर्णों की जो भागीदारी है लगभग 70% के लगभग है। अब उनको 10% और आप दे रहे हैं, मतलब 80% हो गया। तो ये तो लिखा पढ़ी में 80% उनको हो गए। तो बाकी जो बचे 20% है, तो 20% में जो हमारा जो 85% है एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज चारों समाज मिलके, तो 20% में हमारी हिस्सेदारी रह पाएगी। अब आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिकाएं लगाई गई उसको स्टे के लिए, लेकिन स्टे उन्होंने नहीं दिया। वही माननीय न्यायपालिका जब मंडल कमीशन की बात आई थी तो मंडल कमीशन में उन्होंने स्टे दिया था बिल्कुल, और वहीं से डायरेक्शन आया था कि इसमें जो है 50 से ऊपर जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसी पर आया था जी। तो देखिए कैसे हमारे न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका जो है एक तरह से जो वंचित समाज है, वंचित समाज के जो आवाज़ है वो आवाज़ को सुनने के लिए पहले उनको सुनना चाहिए, तो वो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। और यहीं पर हम देख रहे हैं कि अभी कांग्रेस के गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में 27% 14 से 27 किया। अब वो 27 में उन्होंने माननीय न्यायपालिका हमारे जबलपुर ने स्टे दे दिया। ये बहुत दुखद पहलू है। ये दुखद पहलू है साथियों, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वही न्यायपालिका 10% सवर्ण आरक्षण को स्टे देने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन वही न्यायपालिका जब एक ओबीसी वर्ग को उसका हक जब दिया जाता है तो उस पर वो तुरंत स्टे दे देती है। मतलब ये है कि आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं
जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था कि अगर कोई भी सवर्ण व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो उसके न्याय पे संदेह होगा मुझे, क्योंकि वह जो भी सोचेगा वो अपनी जाति को रख करके सामने सोचेगा और उसी हिसाब से निर्णय लेगा, और वो जो उनकी बात है आज हकीकत होते हुए दिखती है जी। तो आज ओबीसी के जो हमारे नेतागण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सड़क पर आना चाहिए, उनको आंदोलन करना चाहिए। बिना आंदोलन के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसके लिए आपको तो प्लस पॉइंट है, आपको तो एससी और एसटी के लोग ऑफर कर रहे हैं, आप सड़क में आइए, आप लीडरशिप करिए और हम आपके साथ हैं। माइनॉरिटीज आपके साथ में है, माइनॉरिटी आपके साथ है, एससी एसटी आपके साथ है, लेकिन सड़क में आप निकलो तो सही। लेकिन हमारा ओबीसी समाज जो है आज भी अपने अधिकारों के प्रति, अपने रोजी रोटी के प्रति एक तरह हम कहें वो सजग नहीं है, भविष्य के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कि वो कलेक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, आज भी वो नहीं चाह रहा है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, न वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसी में एक चीज आपसे कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि जब 10 फरवरी को हम लोगों ने भारत बंद के आह्वान पर ओबीसी की तरफ से छत्तीसगढ़ हम लोगों ने बंद कराया, तो लगभग 2/3 छत्तीसगढ़ हम लोगों ने बंद करा पाया। हाँ। पूरा बस्तर बंद रहा, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, रायगढ़ या बलौदाबाजार, इतना हम लोगों ने बंद करा पाया। कहीं पर बंद नहीं करा पाए, ओबीसी के लोग नहीं निकल पाए, तो लोगों ने ज्ञापन दिया हमारे एससी एसटी के लोग जा करके। उसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जगदलपुर का घटना, 400-500 हमारे एससी एसटी के लोग इकट्ठा होकर के निकले। उसमें देखे, मुझे साथियों ने बताया कि उसमें मात्र दो ओबीसी के भाई थे हमारे। 500 एससी एसटी के लोग, उसमें मात्र 2 हमारे ओबीसी के साथी थे जो वो जगदलपुर बंद कराने निकले थे जो। तो आज तो आपके साथ में एससी एसटी जो है आपसे कई गुना निकल करके आपके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो आपको सड़क में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके अधिकार कौन छीन रहा है, कौन आपके अधिकार को जो है एक तरह से जो है दबा के बैठा है। अभी तक आपको लग रहा था कि भाई आरक्षण से अयोग्य लोग पैदा होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं, लेकिन वही सवर्ण जो है जिसके आरक्षण के खिलाफ आपके दिलो दिमाग में भरा, आरक्षण खराब चीज है, अब उनको मिल रहा है, तो अब तो आपको समझना चाहिए। अभी भी जागरूक अगर नहीं होते हैं, अभी भी यदि आप जागरूक नहीं होते, मुश्किल है फिर तो आने वाला समय जो है ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है। एससी एसटी को तो मिल रहा है, उनके जैसा भी करके मिल रहा है, और एससी एसटी के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है जांगड़े जी कि अभी देखने में आ रहा है विगत 4-5 सालों से बहुत सारी मात्रा में ओबीसी वर्ग के लोग भी चेतनाशील हुए हैं और वो आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो संख्या के अनुपात में हालांकि बहुत कम है संख्या, लेकिन शुरुआत हुई है और इस पर आ रहे हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि तमाम ओबीसी, मेरा ख्याल है कि किसी का नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं है, हाँ। लेकिन मूवमेंट में लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, और इसको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे कि ये संख्या और बढ़ेगी। नहीं, इसलिए हम आप देख रहे हैं जी कि हमारे जो संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने बनाया, तो साफ साफ हम लोगों ने लिखा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज, साफ हमारे बैनर में साफ है। तो ओबीसी के भाई हमारे जो है बहुत बड़े तादाद में आज संयुक्त मोर्चा में जुड़े हुए सारे तमाम लीडर। और हम क्या करने जा रहे हैं, ये आपको इस चर्चा में सारोकार में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एससी एसटी एक्ट का मुद्दा है उसमें हमने ओबीसी के भाइयों से एक बैठक करके रायपुर में पूरा प्रदेश स्तरीय बैठक करके हमने कहा कि अभी तक एससी एसटी जो एक्ट है उससे सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोगों को मतलब भयभीत करके रखा गया था। गांव में सवर्ण कम है और गांव में जो घटनाएं होती है तो ओबीसी वर्सेस एससी या एसटी होता जाता। तो उसमें हम लोगों ने कहा ओबीसी के भाइयों से यहाँ बैठक करके कि भाई एक हम लोग सामाजिक समझौता करें, सामाजिक समझौता करें एससी एसटी एक्ट में। मान लीजिए कि किसी ओबीसी के भाई ने किसी शेड्यूल कास्ट को या ट्राइबल के किसी भाई को जो है जातिगत कोई गाली गलौज हो गया, कोई ऐसी बातें आ गई, तो न्यायालय जाने के पहले जो है हम आपस में पंचायत करें और पंचायत करके हम लोग उस मामले को थाना तक न ले जाने दें और उसको आपस में सुलझा लें। बिल्कुल। क्यों सुलझाना जरूरी है?
कि जैसे ही गांव में देहात में ये जो झगड़ा होता है, जातिगत झगड़ा होता है, तो कोई ओबीसी का आदमी ने एससी को गाली दिया, तो वो बचने के लिए किसके पास जाता है सलाह लेने? पंडित जी के पास जाता है कि महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गया, अब मैं क्या करूं? तो महाराज उसको आश्वासन देता है, कुछ नहीं होगा, मेरा सब क्या बोलते हैं टीआई बैठा है, मेरा उस एसपी बैठा है, मंत्री बैठा है, सब मैं निपटा लूंगा। और जिसके ऊपर में घटना घटती है एससी के साथ, वो भी पंडित जी के किसी पंडित जी के पास में जाता है कि महाराज मेरे साथ उसने ऐसा ऐसा गाली गलौज किया। वो कहता है चलो तुम रिपोर्ट लिखाओ, और चलो मैं पुलिस जो है थानेदार दरोगा जो है मेरा आदमी है, मैं तुमको न्याय दिलाऊंगा, एट्रोसिटी का केस, एट्रोसिटी का एक्ट में लगाऊंगा। वहां से दोनों की लड़ाई शुरू होती है, न्यायालय में आते हैं, और न्यायालय में भी जब वो जब पैरवी करने की बात आती है तो वही सवर्ण जो है वकील दोनों की पैरवी करते हैं। तो इस बात को हमने ओबीसी के भाइयों के सामने रखा, उन लोगों ने इस बात को माना बिल्कुल कि भाई अब जो है हम लोग को समझना पड़ेगा, लड़ाने वाला कौन है इसको देखना पड़ेगा। तो हमने कहा एक सामाजिक समझौता करते हैं, यदि जरूरत पड़े तो हम लोग समझौता कर ले, माफी मांग ले, ऊपर तक ना जाए मामला, आपस में ही उसको आपस में समझौता कर लें। बहुत ज्यादा गंभीर मामला आता है फिर तो न्यायालय में जाएगा ही। मान लीजिए कोई बलवा हत्या हो गया तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन सामान्य घटनाओं में जिसमें बाताबाती हुई, हाँ जिसमें बाताबाती हुई, गाली गलौज हुआ है, तो न्यायालय तक न ले जाए, हम थाने तक न ले जाए, तो आप माफी मांग लो, कहीं पर हम समझौता कर लेते हैं कि भाई आपने माफी मांग लिया, एक्सक्यूज कर लिया, सॉरी बोल दिया, तो हम जो है उसको थाना रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये एससी के लोगों को हम समझाएंगे। बहुत बढ़िया आपने इस पर एक बातचीत रखा। मेरे को लगता है कि इस पर और भी भविष्य में बड़ी बातचीत होती रहनी चाहिए। और जो बात आपने बताया सवर्ण आरक्षण और ओबीसी आरक्षण के संबंध में तुलनात्मक जो आपने संदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जांगड़े जी आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे इस सरोकार एपिसोड में बातचीत करने के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि जांगड़े जी बोल रहे हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा है और जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि उसी मुद्दे पर जो जज है वो एक अलग फैसला देता है, सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर एक अलग फैसला देता है, और वही जज ओबीसी आरक्षण के संबंध में एक अलग फैसला देता है। इससे बहुत सारे संदेश निकल करके आते हैं। मेरा ख्याल है कि उन संदेशों को आप समझ रहे होंगे जो जांगड़े जी बोलना चाह रहे हैं कि उससे क्या संदेश निकल करके आता है। आपके पक्ष में एक दलित और एक जो वंचित समाज है उसके पक्ष में कौन खड़ा हुआ है और कौन उसके विपक्ष में खड़ा हुआ है, ये जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये बात यहाँ तक काफ़ी अच्छी हुई है और फिर हम लोग बैठेंगे। और साथियों, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम सरोकार के इस खास एपिसोड में कुछ और मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।